नमस्कार साथियों, मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। लर्न फ्रॉम लीडर्स के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को आपके माध्यम से बहुत सराहना प्राप्त हुई थी। आज हम देव टॉक सीरीज के लर्न फ्रॉम लीडर्स के एपिसोड 3 को आपके सामने लेकर आए हैं। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने कहा है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। उनकी एक संकल्पना थी कि एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जहां मानव को महामानव बनाने की तत्क्षाल हो, उसके अंदर देवत्व के गुणों को समाहित करना चाहिए। उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता हुआ देव संस्कृति विश्वविद्यालय सदैव विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ विद्या प्रदान करता है, विद्यार्थियों के अंदर मूल्यों, आदर्शों और व्यावहारिक गुणों का निर्माण करता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को वैज्ञानिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता भी पढ़ाई जाती है, जिसको साइंटिफिक स्पिरिचुअल अप्रोच कहा जा सकता है। आज इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में हम यह सब ज्ञान भी प्राप्त करेंगे किस प्रकार जीवन के अनुभव और जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के तकनीकी के क्षेत्रों के साथ साथ आपके व्यावहारिक जीवन मूल्यों को भी कैसे समझना आवश्यक है। इन सभी की आज चर्चा की जाएगी। आज की इस श्रृंखला में प्रथम क्रम में हमें एड्रेस कर रहे हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या सर। आप प्रतिकुलपति हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से। चेयर में हैं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं गुजरात में। को चेयर में हैं श्रीमान श्रवण गौतम जी। आप शांतिकुंज हरिद्वार के आईटी सेल में कार्यरत हैं। हमारे की नोट स्पीकर में कुमार शांतनु जी हैं। आप यूके से पीएचडी स्कॉलर के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। हमारे साथ एमिनेंट स्पीकर के रूप में बेंगलोर से मनदीप कुमार जी हैं और हमारे दूसरे एमिनेंट स्पीकर के रूप में रागिनी वंशीधर जी हैं। आप साइकोलॉजिस्ट हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। मैं आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगा। इससे पूर्व मैं बताना चाहूंगा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति जी के द्वारा सदैव जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक तथ्य हैं और कैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए कैसे विचारधाराओं को परिवर्तन करना है, अपने अंदर सदचिंतन सदविचारों को एकत्रित करना है और आगे बढ़ना है। इसलिए वे सदैव युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। न केवल युवाओं को बल्कि सभी वर्ग के लोगों को, मनुष्यों को वह अपने ओजपूर्ण वाणी के द्वारा आकर्षित करते हैं और प्रभावित करते हैं। उनके माध्यम से हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान उनके सामान्य व्याख्यान से प्राप्त होता है। आप योग, मनोविज्ञान और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपके माध्यम से देश विदेश तक मानवीय मूल्यों के और गरिमा के विषय में अनेकों व्याख्यान हुए हैं। आज आपके माध्यम से हमें पुनः एक मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि किस प्रकार हम अपने जीवन मूल्यों में आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य तक निश्चित ही पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को। सभी को भाव भरा प्रणाम और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत सारी नूतन खुशियां हम लोगों के लिए लेकर के आया है, क्योंकि आज के इस अवसर पर लर्न फ्रॉम लीडर्स, जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा चलाया गया एक अभिनव उपक्रम है, उसके तीसरे अंक का, तीसरे एपिसोड का हिस्सा हम लोग बनने जा रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से गायत्री विद्यापीठ का अभिन्न अंग रहे, शांतिकुंज गायत्री परिवार का अभिन्न अंग रहे, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग रहे। वो सारे के सारे विद्यार्थी जो कभी इसी आंगन का हिस्सा हुआ करते थे और आज विश्व के विभिन्न स्थानों पर अपनी उपलब्धियों के माध्यम से, अपने कीर्तिमानों के माध्यम से शांतिकुंज का, गायत्री परिवार का और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, उन लोगों के प्रतिभा और अनुभव का हिस्सा हम लोग बन सकेंगे। उनसे कुछ सीख पाने का अवसर हम लोगों को मिल सकेगा। और आज की इन परिस्थितियों में इस तरह के प्रयासों की, इस तरह के प्रयत्न पुरुषार्थों की आवश्यकता पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा हो जाती है। प्रश्न बढ़ता है कि क्यों इस तरह के नेतृत्व की तलाश आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरी मानवता क्यों करती हुई नजर आती है। क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से मानवता के इतिहास की सबसे विषम
अंधकार से भरी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं, ऐतिहासिक, असाधारण और असामान्य परिस्थितियां हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के अंतिम 6 वर्षों को इसी उद्देश्य के लिए निहित किया और समायोजित किया कि पूरे विश्व को वो एक बात बता सकें कि जो आज का समय है वो मानवता के लिए संक्रमण का समय है। इन परिस्थितियों में अंधकार के युग का पटाक्षेप हो रहा है और दिव्यता की, प्रकाश की, देवत्व की संभावनाओं की शुरुआत हो रही है। और जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब एक अध्याय समाप्त होता है और नए अध्याय की शुरुआत होती है, तो ये परिस्थितियां, जो ट्रांजिशन की परिस्थितियां होती हैं, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चुनौतियों से भरी हुई परिस्थितियां होती हैं। क्योंकि इन परिस्थितियों में जो मानवता का सफ़र है वो किधर भी जा सकता है। एक तरफ तो खाई है और दूसरी तरफ पर्वत है, एक तरफ गड्ढा है और दूसरी तरफ ऊंचाइयां हैं, एक तरफ पतन और पराभव है तो दूसरी ओर उन्नति, उत्थान और उत्कर्ष है। और इन दोनों में से एक का चयन आज मानवता की नियति बन गया है। आज की जैसी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में 2 बातें अकाट्य रूप से सत्य हो जाती है। क्या? आज की जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां अंधकार की परिस्थितियां हैं, पर इन्हीं अंधकार की वीथियों से गुजर कर प्रकाश की संभावनाओं की शुरुआत होती है। जब जब मानवता के इतिहास में ऐसे समय आए हैं, चाहे वो महाभारत के समय आए हों, रामायण के समय आए हों या किन्हीं भी अन्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आए हों, उन सारी परिस्थितियों में एक ही सत्य निश्चित रूप से मानवता के सम्मुख रहा, और वो सत्य यही रहा कि जब अंधकार के प्रभुत्व ने, अंधकार की उपस्थिति ने इंसान को आतंकित किया, बहुत ज़्यादा अंधेरा बढ़ जाए तो जो भ्रम है, भूल है, भ्रांति है, भय है, वो इंसान को निश्चित रूप से परेशान करते हैं। उनका आतंक हमारे मनों को द्वेलित करता है, विक्षोभ हमारे अंदर पैदा होता है। देयर इज एगनी एंड एंग्विश एंड देयर इज ए सर्टेन काइंड ऑफ फियर एंड डेस्परेशन इन द ह्यूमैनिटी। बट एट द सेम टाइम, उसी समय में ऐसी परिस्थितियां उन लोगों को झकझोर करके खड़ा करती हैं जिनके अंदर कुछ अच्छा करने की चाहत है। गुरुदेव ने हमारी वसीयत और विरासत में लिखा है कि जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो इन्हीं परिस्थितियों के मध्य में से देव मानव अपने आप को देव मानव होने की पहचान विकसित कर सकते हैं और ये उद्घोषणा समाज के सामने रख सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में ही तो अच्छे इंसान निकल करके आते हैं। यदि परिस्थितियां अंधकार की नहीं हो तो भगवान राम के अवतरण की आवश्यकता क्यों हो जाती है? यदि रावण धरती पर ना आए तो भगवान राम के अवतरण की कोई आवश्यकता नहीं। यदि कंस धरती पर ना आए तो भगवान कृष्ण के अवतरण की कोई गुंजाइश नहीं। वैसे ही जब अंधकार बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो देव मानवों को, अच्छे इंसानों को, महामानवों को, अच्छी सोच वाले लोगों को झकझोर करके उठाता है कि आपको खड़ा होकर के समाज के लिए कुछ अच्छा करने की आवश्यकता है। क्योंकि समय आपको पुकार पुकार करके कह रहा है कि आप आगे आइए और समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाइए। आज की परिस्थितियां हमें यही याद तो दिलाती हैं कि ऐसी ही परिस्थितियों में तो भगीरथ की तरह के तपस्वी पैदा हुए। सगर के पुत्रों को श्राप लगा तो संताप फैला, पर उन्हीं परिस्थितियों में से तो ऐसी परिस्थितियों ने जन्म लिया जिसने भगीरथ को वो तप करने के लिए विवश किया जिसके माध्यम से इस भूमंडल पर गंगा का अवतरण संभव हो सके। आज की परिस्थितियां यही कहती हैं। और ये जो लर्न फ्रॉम लीडर्स है वो इसी तरह के महामानवों के जागरण की मांग करता हुआ आया है कि ऐसे लोग जागे। इस सेमिनार को हम लोग मात्र इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके माध्यम से हम कुछ लोगों को नए डेवलपमेंट के साथ परिचित करा सकें। वो कार्य तो कोई सी भी वेबिनार कर सकते हैं। इसको देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि में और शांतिकुंज गायत्री परिवार और गायत्री विद्यापीठ की पृष्ठभूमि में करवाने के पीछे का औचित्य और करवाने के पीछे की प्रासंगिकता इतनी ही है कि जब आप ऐसे व्यक्तित्वों को देखें जो यहाँ से निकले और आज पूरे विश्व में अपने पराक्रम को पहुंचा रहे हैं तो स्मरण कर सकें कि वो जिम्मेवारी हमारी है। आज दुनिया के हर मोर्चे पर जाकर कुछ अच्छा करने की आवश्यकता है। जो जहां है उसको जागने की आवश्यकता है। जो जहां है उससे जागरण की मांग आज की कार्यशाला करती है। यदि पूरे विश्व में सिर्फ अंधकार सर्वत्र विराजमान हो जाए और प्रकाश के अवतरण के लिए कोई तैयारी न करे तो फिर इससे ज़्यादा हतोत्साहित कर देने वाली बात और क्या घट सकती है। आज की परिस्थितियां कहती हैं कि नहीं, एक ही दीपक सही पर जलना अवश्य चाहिए। एक ही व्यक्ति पूरे विश्व के वातावरण को बदल पाने की सामर्थ्य रखता है यदि उसके अंदर जागरण की संभावना चरितार्थ हो जाती है, साकार हो जाती है। परमात्मा करे
पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का आशीर्वाद हो कि आज की कार्यशाला आपको ऐसा ही कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करे। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं आज के इस एपिसोड का हिस्सा बन रहे गायत्री विद्यापीठ के, शांति कुंज के, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के अभिन्न अंग रहे हमारे अपने छोटे भाई बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। उनका कीमती समय निकालने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, हृदय से आभार, प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या सर जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से कैसे जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है बहुत ही सहज और सरल शब्दों में बताया। अगले क्रम में मैं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं लकुलिश योगा विश्वविद्यालय अहमदाबाद गुजरात से। आप पीएचडी हैं साइकोलॉजी में और आपके माध्यम से हम विद्यार्थियों को शोध के क्षेत्रों में और शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही आपके जीवन में अनुभवों के माध्यम से उन सभी ज्ञानों को प्राप्त करेंगे जो वास्तविक रूप में हम सभी को जानना आवश्यक है। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी जी को। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अष्टांग योग, लकुलिश योग विश्वविद्यालय, अहमदाबाद गुजरात से इस लर्न फ्रॉम लीडर्स इनिशिएटिव में आपका स्वागत करता हूं। आज आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानता है, और सौभाग्यशाली इसलिए क्योंकि मेरा पूरा बचपन, जब मैं 7 या 8 साल का था, तब से लेकर मैं बड़ा हुआ, मेरी पढ़ाई पूरी हुई, तब तक मैंने शांतिकुंज में ही अपना जीवन बिताया। शांतिकुंज में ही स्कूलिंग हुई, गायत्री विद्यापीठ में पढ़ाई हुई। थोड़ा बड़ा हुआ, हरिद्वार के पन्नालाल भल्ला इंटर कॉलेज में अपनी 12th पूरी की, ग्रेजुएशन पूरी की, और 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक मैं एक 2nd डिवीजन विद्यार्थी था। लोग ये कहते थे कि पता नहीं विवेक क्या करने वाला है, वो फ्यूचर में क्या बनने वाला है, वो कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लोगों के मन में एक प्रश्न था और मेरे मन में भी एक प्रश्न था कि मुझे करना क्या है। और वो इसलिए कि पढ़ाई में तो 2nd डिवीजन था ही, लेकिन मैं 1-2 साल फेल भी हुआ था। आज मैं जो भी आपसे बात करने वाला हूं वो बिल्कुल मेरे मन की बात है, मेरे दिल की बात है, और मेरे लाइफ के कुछ ऐसे फेजेस हैं जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया है। उस विषय में मैं आपसे अपनी बात, या मैं अपनों से अपनी बात आज मैं करने वाला हूं। मेरा पूरा बचपन शांतिकुंज में बीता, और वो इसलिए कि जब मैं 7-8 साल का था तो 1988 में मेरे पापा, मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई शांतिकुंज आ गए थे। मेरे पापा कहते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तब गुरुदेव ने मुझे गोद में लिया और मेरे सिर में हाथ फेर कर बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया। मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम शांतिकुंज में खेला करते थे और अनाउंसमेंट होता था कि वंदनीय माता जी और शैल बुआ जी ने प्रसाद के लिए बुलाया है। हम लोग दौड़े दौड़े जाते थे। हमारी जो यूनिफॉर्म थी गायत्री विद्यापीठ की, वो पीला कुर्ता और पजामा हुआ करती थी, और हम प्रतीक्षालय में जाते, वहां के जो भी कार्यकर्ता थे हमें लाइन में लगाते और ऊपर भेजते, और हम अपना कुर्ता फैलाते थे, और वंदनीय माता जी और बुआ जी हमें कुछ खाने का सामान देती थी। वो जो शांतिकुंज में जो नींव पड़ी वो इतनी ज्यादा विलक्षण थी कि वो अभी भी रह रहकर याद आती है। वहां पर सब कुछ सीखा, हारमोनियम चलाना सीखा, लाठी चलानी सीखी, गिटार सीखा, वायलिन सीखा, कर्मकांड सीखा, मार्शल आर्ट सीखी, संभाषण सीखा। जो भी सीखने की चीजें थी, मन में एक ललक थी। पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन मन में एक ललक थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या बनने वाला हूं या क्या करने वाला हूं। लेकिन फिर भी चीजें सीखता रहा, और जो लर्निंग एटीट्यूड मुझे मिला वो 2 लोगों से मिला, मेरे मम्मी और मेरे पापा से। मेरे मम्मी और पापा मुझे पुश किया करते थे कि विवेक, जो भी चीजें सीखना चाहो सीख लो, बड़े होकर क्या करना है, बड़े होकर क्या बनना है वो एक अलग बात है, लेकिन अभी ये जो समय है उसमें आप हर चीज सीख सकते हो।
और अगर मैं शांति कुंज की बात करता हूं तो कल्चरल प्रोग्राम में लगभग 300 से 400 बार मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया। और इतना डेडिकेशन था कि मैं जब गांधी जी का रोल प्ले करता था तो कई बार मैंने अपने सिर के बाल साफ करवा लिए। मुझे पूरा सिर सफेद कर दिया जाता था क्योंकि मैं उस समय छोटा था, लेकिन वो बाल सफेद दिखाने के लिए पूरा सिर सफेद कर दिया जाता था। कभी राम का रोल किया तो कभी भगत सिंह का, कभी किसी शराबी का भी रोल किया, कभी और भी कई सारे रोल किए, लेकिन केवल एक ही चीज मन में थी, सीखना है, हर चीज सीखना है। जो भी चीजें मिली उसको मैं सीखता गया। मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब देव संस्कृति महाविद्यालय बना। मैंने साइकोलॉजी में एमए करने के लिए देव संस्कृति महाविद्यालय में एडमिशन लिया और मैं खुशी के साथ और बहुत गौरवान्वित होकर यह कहता हूं कि देव संस्कृति महाविद्यालय के फर्स्ट बैच का मैं छात्र था और फिर 1 साल बाद देव संस्कृति विश्वविद्यालय बन गया। उस देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मुझे ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एक अमिट और बहुत गहरी छाप छोड़ी, और वो इतनी पॉजिटिव इंप्रेशन था कि मुझे उन शिक्षकों से केवल साइकोलॉजी पढ़ने का मौका नहीं मिला, बल्कि उनसे मुझे जीवन की साइकोलॉजी पढ़ने का मौका मिला। बस अब मेरी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी थी और एक ऐसा लड़का जो कि 2nd डिवीजन पास होता था, और देव संस्कृति महाविद्यालय में मैंने पूरे कॉलेज को टॉप किया। और मुझे खुशी तब हुई जब एक बहुत बड़ी शील्ड, मुझे अभी भी याद है वो पल जब बहुत बड़ी शील्ड मुझे श्रद्धेय के हाथों 15 अगस्त 2003 को दी गई थी। एमए पास करने के बाद केवल एक ही इच्छा थी कि मेरे एकेडमिक जर्नी की शुरुआत देव संस्कृति विश्वविद्यालय से हो। और श्रद्धेय कुलाधिपति जी, जिन्हें हम प्यार से और सम्मान से फूफा जी कहते हैं, फूफा जी के आशीर्वाद से 1 सितंबर 2003 को मुझे साइकोलॉजी विभाग देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मौका मिला। धीरे धीरे मैंने पीएचडी पूरी की। 1 सितंबर 2003 से लेकर 5 सितंबर 2011 तक मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ाया। 6 सितंबर 2011 से लेकर 29 जून 2018 तक मैंने जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्य किया। और फिर अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 30 जून 2018 से लेकर अभी तक मैं एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर लकुलिश योग विश्वविद्यालय अहमदाबाद गुजरात में हूं। आज मैं यदि अपने एकेडमिक करियर की बात करूं और अपने अनुभव की बात करूं तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय जैसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। वहां की हर बातें सिखाती हैं। वहां का फूल सिखाता है, वहां के पेड़ पौधे सिखाते हैं, वहां की दीवारें सिखाती हैं, वहां के विचार सिखाते हैं, वहां की वेशभूषा सिखाती है, वहां का भोजन सिखाता है, वहां के शिक्षक जो अपने जीवन से सिखाते हैं, और सबसे अधिक कि कुलाधिपति महोदय की ध्यान और गीता की क्लासेस सिखाती हैं। ये सारी चीजें सिखाती हैं कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें, हम अपने जीवन की चुनौतियों को कैसे देखें और उनका सामना कैसे करें, उनको सॉल्व कैसे करें। हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान अगर सिखाता है तो ये सारी की सारी चीजें जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में विद्यमान है वो सिखाती हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि आपकी झोली कितनी बड़ी है। शर्त एक ही है कि आप कितने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वहां पर सीखने की कोशिश करते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो अपनी झोली को बड़ा करिए। आप सीखना चाहते हैं, आप वहां से कुछ पाना चाहते हैं तो पात्रता विकसित करिए। आपकी झोली जितनी बड़ी होगी आप उतना ही ज्यादा ज्ञान वहां से ले पाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि ये जो टाइम आपका वहां पर गुजर रहा है वो आपके जिंदगी का सबसे गोल्डन टाइम है। और वो इसलिए क्योंकि देव संस्कृति विश्वविद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों में या कोर्स करिकुलम में पास होना नहीं सिखाता, शैक्षणिक इम्तिहान में पास होना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन के इम्तिहान में पास होना सिखाता है। क्योंकि वहां का हर एक शिक्षक और स्पेशली डॉक्टर चिन्मय सर एक ऐसी पाठशाला है जिनके जीवन से हमें सीखना चाहिए। उनका देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लिए जो विजन है वो बहुत अतुलनीय है।
वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय को जिस जगह ले जाना चाहते हैं वो बहुत अतुलनीय है, जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप में पात्रता होनी चाहिए, आपकी झोली बड़ी होनी चाहिए। मेरे जीवन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वो ये है कि आप ज्ञान के सागर में डुबकी लगाइए। ज्ञान के सागर का मतलब क्या है? आप परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़िए। परम पूज्य गुरुदेव ने लगभग 3500 से अधिक किताबें लिखी हैं और आप अखंड ज्योति का नियमित रोज एक पेज पढ़ें। यदि आप एक पेज भी पढ़ते हैं तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपको कभी भी कहीं भी नहीं मिल सकता। आप किसी शोध आर्टिकल को लिखना चाहते हैं, आप कोई थीसिस लिखना चाहते हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, आप किसी की काउंसलिंग या गाइडेंस करना चाहते हैं, अखंड ज्योति सबसे अच्छा माध्यम है। मैं यदि अपनी बात करूं तो मैंने जब भी प्रेजेंटेशन दी है मैंने किसी दूसरे साहित्य को नहीं पढ़ा। यदि मैं स्वामी विवेकानंद के ऊपर कुछ बोलने की इच्छा रखता था या मैं महात्मा गांधी के ऊपर कुछ बोलने की इच्छा रखता था तो मेरे पिताजी केवल एक ही बात कहते थे, विवेक अखंड ज्योति पढ़ो। और मेरे पिताजी अखंड ज्योति में से मुझे आर्टिकल निकाल कर दिया करते थे, मैं उनको पढ़ता था, उनकी चीजें नोट करता था और वही बातें मैं प्रेजेंट करता था। और मैं बड़े खुशी के साथ कहता हूं कि यदि मैंने 100 प्रेजेंटेशन दी होगी तो 80 प्रेजेंटेशन ऐसी होंगी जिनमें मैं एक बेस्ट प्रेजेंटेशन मैंने की थी और मैं एक बहुत बेस्ट प्रेजेंटर था। और वो केवल इसलिए क्योंकि मैंने अखंड ज्योति में विश्वास किया। मैंने अखंड ज्योति की बातों को बहुत ध्यान से पढ़ा और उनको अपने शब्दों में मैंने रखने की कोशिश की है। कभी कभी मैंने एज इट इज गुरुदेव के शब्दों में रखने की कोशिश की है और वो इंप्रेशन इतना अच्छा हुआ कि लोग मुझे कहते थे कि तुम मैटर कहां से लाते हो, और मैं उन्हें कहता था कि मैं मैटर कहीं से नहीं लाता, केवल ये एक पत्रिका है जो मैं सबको कहना चाहूंगा कि आप इस पत्रिका को पढ़ें, और उसका नाम है अखंड ज्योति। मेरे अनुभव का तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट यह है कि लर्निंग एटीट्यूड डेवलप कीजिए। आप किसी भी कार्य को करना चाहें, किसी भी फील्ड में जाना चाहें, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। ये मत मानिए कि मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं। अगर आप जानते भी हैं कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं और आप मानते हैं कि आपसे अच्छा किसी को नहीं आता, लेकिन फिर भी अपनी नजरों को इस तरह से रखिए कि आप कुछ सीखना चाहते हैं। अपने कानों को इस तरह से खुला रखिए कि आपको वो अच्छी बातें सुनाई दें और आप उन अच्छी बातों से सीख पाएं। यदि कोई छोटा है उससे भी सीखिए, कोई बड़ा है उससे भी सीखिए। लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप फेल नहीं हो सकते। यदि लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखेंगे तो अभी हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें आती हों, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप दूसरे लोगों से पिछड़ जाएंगे। यदि आप दूसरे लोगों से पिछड़ना नहीं चाहते हैं तो मैं आपसे केवल एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे जीवन में सबसे अहम पक्ष रखती है वो ये है कि सीखें, केवल और केवल सीखिए। सीखने की अभिवृत्ति पैदा कीजिए, सीखने की लर्निंग एटीट्यूड डेवलप कीजिए। चौथी और अंतिम बात जो मेरी लाइफ का एक कोर पॉइंट है, मेरी लाइफ का बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज्यादा मेरे लिए महत्व रखता है, और वो ये कि कोई काम छोटा नहीं होता। यदि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि कोई छोटा काम कर रहा है तो उसकी हंसी ना उड़ाएं। यदि आप देखते हैं कि आप ऊंची पोस्ट पर हैं और वो व्यक्ति छोटी पोस्ट पर है तो उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति छोटे काम से ही किसी बड़े काम को करता है। आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं, आप जिस व्यक्ति से आज बात कर रहे हैं, यदि मैं अपनी बात करूं तो आज आपको मैं एसोसिएट प्रोफेसर दिखाई देता हूं। हो सकता है कि कल मैं आपको प्रोफेसर दिखाई दूं, लेकिन मैं अगर अपने शुरुआती दिनों की बात करूं तो मैंने लगभग 6 से 7 साल लैब असिस्टेंट के पद पर कार्य किया है। मैं 6-7 साल केवल लैब असिस्टेंट के पद पर कार्य कर रहा था। वहां पर जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट थे मैं उनको बच्चों को बताता था, लेकिन जो चीज मैंने उन 7 सालों में सीखी है वही मेरी नींव है। जो चीज मैंने उन 7 सालों में सीखी है
उसी के कारण आज मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूं। मैं लैब असिस्टेंट से जूनियर लेक्चरर बना, जूनियर लेक्चरर से लेक्चरर बना, लेक्चरर से मैंने ऊपर की एक सीढ़ी असिस्टेंट प्रोफेसर पाई, असिस्टेंट प्रोफेसर से मैंने एसोसिएट प्रोफेसर की सीढ़ी पाई, और अभी मेरी प्रगति की जो यात्रा है वो रुकी नहीं है। लेकिन मेरी यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण कदम था वो था लैब असिस्टेंट, जो मेरे 7 साल, वो मेरी लाइफ का बहुत एक गोल्डन टाइम था। क्यों? क्योंकि मैंने वहां से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। स्टूडेंट कभी कभी गलती ये कर देते हैं कि वो किसी भी कार्य को छोटा समझते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने तो पढ़ाई बहुत ज्यादा कर ली है, मैंने तो पीएचडी कर ली है, मैंने तो इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली है, तो मैं ये छोटा काम क्यों करूं? देखिए, किसी छोटे काम की शुरुआत हो सकता है आपको एक बहुत बड़ी पोस्ट तक पहुंचा दे। एक छोटा सा बिजनेस एक बहुत बड़ी पोस्ट तक पहुंचा दे। इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है कि यदि छोटा काम करें फिर भी पूरी लगन से करें, पूरी तन्मयता से करें, अपना पूरा 100% दें। मैंने अगर लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर कार्य किया है तो पूरे तन्मयता से पूरा 100% काम किया है, और वही 100% आज मैं अपने कार्य में देने की कोशिश करता हूं। यदि आप वो 100% दे सकते हैं तो आप अपनी लाइफ में किसी भी मंजिल को आप पा सकते हैं। अपने कार्य के लिए समर्पण पहले भी 100% था और आज भी 100% है। मैं आपको केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, कर्म के प्रति श्रद्धा रखिए, अपने कर्म को अच्छी तरह निभाने की कोशिश करिए। यह मत सोचिए कि लोग उस कर्म के लिए आपको क्या कह रहे हैं। आपको उस कर्म को करने के बाद पूरी तरह सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि मेरे अंदर जो क्षमता थी उस क्षमता के आधार पर मैंने इस कर्म को बहुत अच्छी तरह किया है। और एक चीज, उतार चढ़ाव आएंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, लेकिन हमेशा गुरुदेव की एक बात याद रखिए। गुरुदेव ने कहा था, और कोई हो ना हो पर मैं तुम्हारा हूं। और मुझे गुरुदेव का संरक्षण हमेशा दिखाई देता है, मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा दिखाई देता है। अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सांसारिक जीवन में, अपने कर्म के क्षेत्र में मैं हमेशा गुरुदेव को अपने साथ पाता हूं। ये जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं वो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है, और हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म ना हो, लेकिन इन बातों से मैं विश्वास करता हूं कि आप कुछ सीख पाएंगे, मेरे अनुभव का कुछ फायदा उठा पाएंगे। और अंत में मैं डॉक्टर चिन्मय सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं उनको एक बात जो कहना चाहता हूं कि इस टॉक के पहले मैं लीडर था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन इस टॉक के बाद मैं लीडर बन गया हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने से छोटे भाइयों और बहनों को अपने अनुभव से जो मैंने सीखा है या जो भी मैंने महसूस किया है मैं उसको सिखा सकता हूं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय का, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के सारे शिक्षकों का, इस लर्न फ्रॉम लीडर्स की पूरी टीम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर विवेक माहेश्वरी जी को कि आपने अपने अनुभवों को हम सभी के मध्य साझा किया। आपके माध्यम से विद्यार्थियों को और युवा वर्ग को वो प्रेरणा मिली कि किस प्रकार वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान श्रवण गौतम जी को। आप सिस एडमिन, नेट एडमिन, डीवीए के रूप में, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के रूप में शांतिकुंज के आईटी सेल डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। आपने किस तरह से आईटी सेक्टर में अपने कदम को आगे बढ़ाया और अपने आप के विचारधारा को आईटी सेल के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जोड़ के रखा, इन सभी अनुभवों को आज आप हम सभी के मध्य रखेंगे और हम आपको सुन पाएंगे। मैं आमंत्रित करता हूं श्रवण गौतम जी को। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस लर्न फ्रॉम लीडर प्रोग्राम में हम सब मिलकर के अपनी बात आपसे करेंगे, अपना विचार व्यक्त करेंगे। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय,
एवं समस्त विश्वविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर दिया। साथियों, एक ऐसा अवसर है जहां पर हम आपस में चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा सकते हैं। वैसे तो मैं कंप्यूटर फील्ड से जुड़ा व्यक्ति हूं। मेरा जो मूल कार्य क्षेत्र है वो कंप्यूटर से संबंधित है, प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर बनाना आदि आदि मेरा काम है। आईटी विभाग शांतिकुंज में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं और अपने विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं या छात्राएं जो पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं वे सब भी, और अपने गायत्री विद्यापीठ के जो छात्र छात्राएं, जो मैं भी इसका जो विद्यार्थी रहा हूं, तो इस दृष्टिकोण से भी मैं आप लोगों से कुछ बात कहना चाहता हूं, कुछ है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। साथियों, आज का जो समय है, देखिए टेक्नोलॉजी का समय है। काफ़ी दृष्टिकोण से, काफ़ी तरीक़ों से, अलग अलग माध्यम से कंप्यूटर के बीच में आज हम रह रहे हैं। तो इसको जानना, समझना और इसका इस्तेमाल आदि हम करते ही रहते हैं। प्रोग्रामिंग भी इसका एक मुख्य भाग बनता है और यही सारी चीज़ें आगे जा कर के हमारे जीवन में को परिवर्तित करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब मूल बात यह है, मेरा कहने का भाव मात्र यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार हम कंप्यूटर से जुड़े हैं उसी प्रकार क्या हम अपने व्यक्तित्व से जुड़े हैं, हम अपने व्यक्तित्व को समझ पाते हैं। जिस प्रकार हम कंप्यूटर को संचालित करते हैं, उसको निर्देशित करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी अलग अलग चीज़ों को जानते समझते हैं, क्या हम अपने बारे में जानते समझते हैं, अपने आप को समझते हैं? क्योंकि ठीक है, कंप्यूटर हमारा एक साधन है, लेकिन हमारे उद्देश्यों के लिए हम भी तो अपने आप में एक साधन है। कहने का मेरा भाव यह है, किसी उद्देश्य को पाने के लिए किसी प्रोग्राम को प्लान करते हैं, वैसे हम अपने मकसद को पाने के लिए अपने आप को प्लान करते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे पाया जा सकता है? जैसे सफलता वाली बात आती है, हाउ टू सक्सेस, या कैसे अपने आप को सफल बनाएं, या कैसे अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करें, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। साथियों, मैंने जहाँ तक अपने जीवन में जाना समझा है, देखा है, पढ़ा है, सीखा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपसे कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगा। वैसे तो मैं गायत्री विद्यापीठ का छात्र रहा, यहाँ पे बचपन से ही पिताजी के साथ यहाँ आ गया था और यहीं पे पढ़ा लिखा और यहीं बड़े भैया लोगों से, गुरुजनों से अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली। वैसे पढ़ाई में बहुत अधिक मेरा वो नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करते करते, और साथियों जैसे मैं बताऊं कि जैसे मैं कंप्यूटर के टच में 99 के समय से आया, 1999 से, तो उस समय मतलब कंप्यूटर एक दुर्लभ वस्तु मानी जाती थी, नहीं देखने को मिलती थी, नहीं उसकी तक पहुंच नहीं थी सामान्यतया। लेकिन पता नहीं कैसे गुरुजी की कृपा हुई, क्या हुआ, मेरी रुचि कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र में बढ़ने लगी, आगे आने लगी, चीज़ें समझ में आने लगी, भैया लोगों का साथ मिला, मौका मिला और सीखने जानने का। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए कि पढ़ाई या अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन है, उस फॉर्मल एजुकेशन के पॉइंट से देखें तो मेरे पास कोई बहुत ऐसी वो नहीं रही। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी लगन जिसको कहते हैं या उसके द्वारा मैंने कुछ किया और आज एक ही स्थिति, इसी एक संतोषप्रद स्थिति में गुरुजी का काम कर पाने के लिए एक ऐसी स्थिति में हूँ कि जी मैं अपना एक योगदान दे पा रहा हूँ कुछ कर पाने के लिए। साथियों, बचपन से मैं बहुत प्रयोगधर्मी था, नई नई चीज़ें बनाना करना, सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक बार तो छोटी सी एक दूरबीन भी बनाई थी लेंसेज वगैरह लगा करके, और उसे कुछ कुछ करता रहा। दरअसल में इसको मैं अवसर के स्वरूप में देखता हूँ। जब बच्चे को मौका मिलता है कुछ समझने का, करने का, कुछ करते रहने का, तो उसका दिमाग विकसित होता है, कुछ कुछ आइडियाज़ निकलते हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी कुछ न कुछ सोच रहा है, कुछ न कुछ उसके दिमाग में कल्पनाएं आ रही हैं, उसको साकार करने का यदि हमको मौका मिले तो आज उसका परिणाम मैं देखता हूँ। जैसे मुझे नहीं पता था कि इस तरह से मैं कंप्यूटर फील्ड में आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा एक्चुअली एजुकेशन फॉर्मल इस तरह से नहीं है। बीए किया है मैंने सर्टिफिकेट पॉइंट से, बट अब मुझे नहीं पता था कि मैं कंप्यूटर फील्ड में आऊँगा और इस तरह से प्रोग्रामिंग के लेवल पे जा करके और इस तरह अपना कंट्रीब्यूशन कर पाऊँगा। साथियों, अब इसमें कुछ चुनौतियाँ भी मेरे सामने आई जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा।
इसमें सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ रही थी कि भाषा प्रॉब्लम, लैंग्वेज इश्यूज़, क्योंकि कंप्यूटर का फील्ड है, यहाँ पे इंग्लिश वगैरह और जो इसका जो लिटरेचर होता है, इसका जो कंटेंट होता है और इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं प्रॉब्लम फिक्सिंग के लिए, तो ये सारे हमको इंग्लिश में ही स्टडी करने होते हैं। मेरी शुरू से ही अंग्रेज़ी कमज़ोर रही, काफ़ी मतलब इसमें परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन समय के साथ और मेहनत लगन से और गुरुजनों के आशीर्वाद से, बड़े भैया लोगों के सहयोग से धीरे धीरे चीज़ें सुलझती गईं और बढ़ते गए। आज की स्थिति में अभी जो हम अपने विश्वविद्यालय का जो पूरा कंप्यूटर सेक्शन है और अपने शांतिकुंज का पूरा कंप्यूटर सेक्शन है, हमारी वेबसाइट्स वगैरह हैं, इन सारी वेबसाइट्स के संचालन का जो कार्यक्षेत्र हम कर रहे हैं वो अपने आईटी विभाग में एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाने की स्थिति में गुरुजी ने मुझे बना लिया, संभाल लिया और ये एक अवसर मिला साथियों। लेकिन ये इतना सहज भी नहीं होता, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं और उसको संभालनी होती हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें कुछ रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ आवश्यकताएं होती हैं। आप एक छोटा सा मकान बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको पूरा कंक्रीट्स और आयरन और उसका फर्नीचर और उसके डेकोरेशंस के एलिमेंट्स और उसका प्लान, नक्शा वगैरह, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है ना। तो वैसे ही आप अपने ज़िंदगी को जब प्लान कर रहे होते हैं तो उसका भी तो कुछ नक्शा चाहिए होता है, उसकी भी कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती हैं। उनको कैसे कनेक्ट करें, कैसे फुलफ़िल करें और अपने मनमर्जी का भविष्य कैसे बनाएं, अपनी इच्छा अनुसार भविष्य कैसे बनाएं, इसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज के पॉइंट में हम बेसिकली डिफाइन करें तो 3 चीज़ें मेरे को समझ में आती हैं। एक तो हमारा शरीर हो गया, दूसरा हमारा मन हो गया और तीसरा हमारा समय हो गया। ये 3 चीज़ें ही तो मेरे को प्रथम इस दृष्टिकोण में समझ में आती है, क्योंकि हमारा शरीर जब तक स्वस्थ नहीं है, जब तक निरोग नहीं है, जब तक समर्थ नहीं है, सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी हम उसमें कुछ विशेष नहीं प्राप्त कर सकते। रोगी हो जाने के बाद हमारे पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त साधन हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं लिया जा सकता। उसी प्रकार मन है, शरीर को मन संचालित करता है। मन हमारा दुर्बल हो गया, मन हमारा शंकाग्रस्त हो गया, मन हमारा कंफ्यूज होने लगा, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भी फिर स्वस्थ शरीर भी कुछ नहीं कर पाता। यही चीज़ समय के साथ है, समय नहीं है तो फिर आप दोनों चीज़ें होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं पा सकते। और इसका मतलब ये हुआ कि तीनों रिसोर्सेज का मैनेजमेंट रिक्वायर है। बिना मैनेज किए ये तीनों चीज़ें आपका साथ नहीं दे पाएंगी। शरीर को मैनेज करना पड़ेगा, इसकी आवश्यकताओं को, इसकी कमियों को समझना पड़ेगा और उन्हें दूर करना पड़ेगा। उसी प्रकार से मन को समझना पड़ेगा, हमारा मन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, कौन हमें प्रसन्न रखती हैं, कौन दुखी करती हैं, दुख को नियंत्रित कैसे किया जाए, सुख में नियंत्रित कैसे रहा जाए। उसी प्रकार से समय, टाइम को भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि समय सबके पास में 24 घंटा है, इसके अतिरिक्त किसी के पास में नहीं। और एक बार छूट जाने के बाद वो वापस भी नहीं आता, उसको पाया नहीं जा सकता। एक बार आप स्वास्थ्य को पा सकते हो, दुर्बल मन को मजबूत कर सकते हो, लेकिन समय तो दोबारा नहीं पाया जा सकता। अतः उसको और अधिक बारीकी से समझना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बात ये होती है कि रिसोर्स का प्लानिंग और मैनेजमेंट, साथ ही हम जब किसी काम को करते हैं तो इसमें हमको 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो हमारा होता है समय, एक होता है हमारा श्रम और एक होता है हमारे साधन। कोई भी काम हम करते हैं तो समय लगाना पड़ता है, उसमें हमको उस समय में हमको श्रम करना पड़ता है और उसमें हमको कुछ साधन लगाना होते हैं। अब सपोज करिए कि मेरे पास टाइम कम है तो हमको श्रम और साधन अधिक लगाना पड़ जाएंगे। हमारे पास में साधन कम है तो टाइम और श्रम अधिक करना पड़ेगा, श्रम कम है तो साधन और समय अधिक लग जाएगा। कुल मिलाकर के कहने का मेरा भाव ये है कि इन तीनों का बैलेंस ही आपके किसी काम को पूरा करने में सहयोग करता है, क्योंकि इन्हीं का संतुलन है। श्रम मतलब बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम, दोनों को श्रम के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ मैं। और साधन जो हमारे संसारिक वस्तुएं हैं, जिसमें धन और आपके दूसरे लोगों के प्रभाव आदि आदि आप समझ सकते हो, और समय हमारा इटसेल्फ खुद। तो इन तीनों का यूटिलाइजेशन या बैलेंस, जो चीज़ हमारे में कम ज़्यादा है वो दूसरे को उस हिसाब से मैनिपुलेट कर लेगी, उस हिसाब से जोड़ घटाव कर देगी। तीसरी चीज़, इसके आगे हम बढ़ते हैं तो और क्या चाहिए होता है, और चाहिए होता है हमारा इन्वेस्टमेंट या हमारी लगन, जिसको हम अपने इन तीनों चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं किसी टारगेट में। इनको कनेक्ट करते हैं अपने मोटिव के साथ, अपने उद्देश्य के साथ, अपने लक्ष्य के साथ इनको कनेक्ट करना। इसमें 2-3 चीज़ें अपन समझ सकते हैं मोटे तौर में। एक होती है लगन, एक होती है कंटिन्यूटी, लगातार।
क्योंकि आप लगन भी है लेकिन लगातार नहीं है तो टूट जाएगी। थोड़े दिन आपका उत्साह बना रहेगा, फिर ठंडा हो जाएगा। नहीं साहब मुझे डॉक्टर बनना है, या मेरे को प्रोग्रामर बनना है, या मेरे को पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर में आपको स्टडी भी करना पड़ेगी, रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगी क्लाइंट्स की, उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए उसके साथ कंटिन्यू कनेक्ट रहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, इसमें हम कहीं भी अगर चूक कर गए तो वो चीज़ संभव नहीं है और सफलता मुश्किल है। परिस्थितियाँ आपके संकल्प को चुनौती देंगी। मैंने सोचा है कि साहब मेरे को एक ERP डिक्लेयर करना है, लाइव करना है और मार्केट में लाना है। अब ERP लाइव करने की मीनिंग आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी होती है। इसमें आपको ERP से कॉम्पीट भी करना है, और जो ERP के ऑलरेडी मार्केट में वो आपको चैलेंज भी करेंगे, कस्टमर भी आपको परेशान करेगा और दुनिया भर की चीज़ें होंगी। यदि आपका संकल्प मजबूत नहीं है, आपकी लगन मजबूत नहीं है, तो आप उन चैलेंज को फेस कैसे करोगे, कैसे उसको चेज करोगे और कैसे उसको फिक्स करोगे। इसलिए वो चुनौतियां आपके संकल्प को चैलेंज करती है और संकल्प को जांचती हैं। ये समाज ऐसे ही है, ये ईश्वर का न्याय है, ईश्वर की व्यवस्था है कि वो आपके द्वारा किए गए संकल्प को जांचता है। मैंने संकल्प किया कि आज मैं व्रत करूंगा, तो उसी दिन बढ़िया बढ़िया दोस्त मिठाई लेकर के आएंगे मेरे सामने, बढ़िया घर पे खाना बनेगा, मेरे सामने परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि वो मेरे को ये कहें कि साहब इस मिठाई को खाओ क्योंकि आज आपका तो संकल्प है व्रत रखने का। तो कहने का भाव मेरा यही है कि ये परिस्थितियां आपको चैलेंज करती हैं और आपके संकल्प की परीक्षा करती हैं। इस प्रकार से आगे हम और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें सफलता और असफलता, वास्तव में ये किसी कर्म के दो आउटपुट होते हैं, किसी एग्जीक्यूशन के, किसी इम्प्लीमेंट के दो आउटपुट होते हैं। या तो आप असफल होगे या सफल होगे, लेकिन एक विजन होता है, दृष्टिकोण होता है कि आप उससे एक्सट्रैक्ट क्या करते हो, उससे समझते क्या, उसको एक्सेप्ट कैसे करते हो, उसको हजम कैसे करते हो। सफलता असफलता जरूर आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। असफल हो गए तो वो उसमें भी आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, सफल हो गए उसमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। आपको सीखने का नज़रिया होना चाहिए, हमको सीखने का नज़रिया होना चाहिए। दूसरी बात, आप सफल हुए तो उस सफल होने के बाद में उससे आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक स्टेज होती है कि हम सफल होकर के अपने आप को फुल स्टॉप पे खड़ा कर देते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते और उसी सफलता को एंजॉय करने लगते हैं, उसी में रम जाते हैं। तो वो भी एक प्रकार की बाधा ही तो बन गई, हमको आगे बढ़ने से रोक लिया उसने। तो कहने का मेरा भाव ये है कि उस सफलता को हजम कैसे करें और असफलता को अपने पक्ष में कैसे करें, इसके लिए हमको अपना दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। और जब सफल होते हैं तो उसमें हमको सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि हमारे मन में उसका प्रभाव क्या पड़ा। सफलता आपको हमेशा दो आउटपुट देती है, या तो आपको संतोष देगी या आपके अंदर अहंकार की स्थिति उत्पन्न कर देगी। कहने का मेरा भाव ये है कि मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें मेरे को सक्सेस मिली, मेरा प्रोग्राम फुल फ्लैश एग्जीक्यूट हो गया, उसका प्रॉपर आउटपुट आ गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि साहब ये प्रोग्राम मैंने बनाया और मेरा इसमें मेहनत सफल हुई और मेरे को अच्छा लगा, मेरा आगे दूसरे काम के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन यदि इसी का दृष्टिकोण ये हो जाए कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ या ये काम मुझे ही करना चाहिए, दूसरा नहीं कर सकता, तो ये अहंकार की स्थिति हो जाती है। इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार आगे जाकर के एक लोहे की बड़ी भारी जंजीर का रूप ले लेता है, जो हमारे पाँव को आगे नहीं उठने देता, बढ़ने नहीं देता, हमारे दृष्टिकोण में ऐसा पर्दा डाल देता है जो हमको आगे की बड़ी विकसित दुनिया के ज्ञान के स्वरूप को नहीं समझने देती। इससे हमें बचना होगा और इस बचने के लिए गुरुजी ने भी इसमें व्यवस्था रखी है कि अपने मन को संभालने के लिए और अपने परिस्थितियों को संभालने के लिए आप ऐसे व्यवस्था बनाए रखिए, ऐसे स्वाध्याय की व्यवस्था बनाए रखिए, सत्संग की व्यवस्था बनाए रखिए, जो समय समय पे आपको आपके वास्तविकता का आभास देता रहे, आपको रियलिटी से कनेक्ट रखे। वो अनिवार्य है, क्योंकि मन कब अपनी कपोल कल्पनाओं में अपने बनाए महल में अपने आप को स्टेबल कर देगा, अपने आप को बैठा लेगा, हम नहीं जानते। इसलिए इस स्वाध्याय की व्यवस्था का अनिवार्य हो जाता है। हमको बाहर से जुड़ने के लिए, अपने आप को समझने के लिए ये ज़रूरी होता है। इसके आगे हम आते हैं तो आगे क्या हो सकता है, जब हम सक्सेस होते हैं तो लोग हमको फॉलो करते हैं, लोग हमारा अनुकरण करते हैं। आप देख भी रहे हैं आज के समय में जिनको हम सक्सेस की डेफिनेशन में मानते हैं, उनके फॉलोअर्स अच्छे हैं, और आप इसको अलग अलग फील्ड्स में भी समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक लोगों का आइकॉन बन जाते हैं, आप लोगों का एक आदर्श बन जाते हैं लोगों के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपका स्वयं का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। देखिए, मेरी दृष्टि में मैं जहाँ तक सोचता हूँ वो ये है कि हमारा प्रत्येक कर्म इस समाज को प्रभावित करता है, चाहे वो व्यक्तिगत स्वरूपों में हो, चाहे सामाजिक स्वरूपों में हो, चाहे हमारे
वर्किंग कल्चर के पॉइंट्स आप देख सकते हो, वर्किंग लाइफ से देख सकते हो, और फर्दर और भी इश्यूज हो सकते हैं। बट मेरे कहने की मीनिंग ये कि हमारा एक एक एग्जीक्यूशन, एक एक काम इस समाज को प्रभावित कर रहा है। हम अपने कर्मों को वैसा बनाएं जैसा हम फ्यूचर चाहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बना रहे हैं, हमारा फ्यूचर हम खुद बना रहे हैं। आज मैं चाहता हूं कि मेरा फ्यूचर गोल्डन रहे, तो मेरे को आज से उसकी स्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी, उसकी आधारशिला बनानी पड़ेगी। उसके बिना मेरा फ्यूचर गोल्डन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये समाज रिटर्न में मुझे वही देगा जो मैंने इसे दिया है। आज जो मैं समाज को डिलीवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट फ्यूचर में वो समाज मुझे डिलीवर करेगा। मैंने समाज को प्रसन्नता दी, समाज मुझे प्रसन्न रखेगा। मैंने उसको तकलीफ दी, तो वो आगे वाले समय में मुझे तकलीफ देने वाला है। ये समझ हमारे दिमाग में विकसित होना अनिवार्य है, क्योंकि देखो, न तो आज लोगों में बुद्धि की कमी है, न धन की कमी है, न समय की कमी है। बस इसको लागू करने के उद्देश्यों में फ़र्क आ जाता है। वही एक इंसान को आतंकवादी बना सकता है और वही उसी इंसान को एक सैनिक बना सकता है। मात्र दोनों में फ़र्क हो जाता है केवल उद्देश्यों का, बाकी समानता है। योग्यता, लगन आदि आदि जिस भी दृष्टिकोण से आप इसको पैरामीटर पे फिक्स करते हो, दोनों सेम हो जाती हैं, बट उद्देश्यों में फ़र्क है। एक रक्षा के लिए करता है, एक प्रताड़ित करने के लिए करता है। तो कहने का मतलब, मेरा भाव ये है कि आप अपनी योग्यताओं का जो उपयोग है, आप अपनी योग्यताओं का जो नियोजन है, वो समाज कल्याण के दृष्टिकोण से कैसे करते हैं, बस वही आपको फ्यूचर निश्चित कर रहा है। तो साथियों, मैं बस यही अपनी बात कहना चाह रहा हूँ कि कुल मिलाकर के हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं, एक तो सीखने का दृष्टिकोण हम में होना चाहिए, क्योंकि सिखाने के लिए अनिवार्य नहीं है कि एक फॉर्मल एजुकेशन ही हो। इसके लिए बहुत तरीके हो सकते हैं। सेल्फ लर्निंग जैसी चीज़ आज जो हम देखते हैं, वैसे मेरे को ऐसा आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी उसी रास्ते चलते चलते आज हम यहाँ पहुँच गए। सेल्फ लर्निंग भी है, और भी आपकी देखो, अपने भारतीय संस्कृति में तो ये भी कहा है कि आपको प्रकृति तक अपने स्वयं सिखाती है। दृष्टिकोण सीखने का होना चाहिए। जैसे नदी आपको लगातार चलते रहने की शिक्षा दे रही है, आपको वृक्ष अपनी शिक्षाएं दे रहे हैं, आकाश अपनी बात कह रहा है। तो कहने का मेरा भाव ये है, आपके पुष्प अपनी बात कह रहे हैं, आपको हमेशा प्रसन्न रखने के लिए, खिलखिलाते रहने का प्रेरित करते हैं। तो सीखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षाएं तो हमारी सब तरफ चारों ओर हैं, हर समय मौजूद हैं। चाहे पुस्तकों के रूप में देख लो, चाहे वीडियोस, ऑडियोस फॉर्म और डिजिटल मीडिया देख लो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लो, टीचर्स एंड गुरु एंड स्कूल एंड कॉलेज के प्लेटफॉर्म पे आप देख लो। शिक्षाएं आपके सभी तरफ हैं। हमारे अंदर उसको स्वीकार करने का और आत्मसात करने का जो वो है, वो द्वार खुला होना चाहिए। यदि हमने इसको कर लिया तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट, एक हमारा सेल्फ लर्निंग या जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, या समझना, सीखना और समझना। तीसरा, इन क्वालिटीज़ का यूटिलाइजेशन, इसको डिप्लॉय कैसे कर रहे हैं और इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। क्वालिटी होना अच्छी बात है, मेरे पास पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे का यूज़ मैं कैसे करता हूँ, उस होने या ना होने को निश्चित कर देता है। मेरे पास पैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तय करने का निश्चय उसका यूज़ है, उसको यूज़ कैसे किया जाना चाहिए। मेरे पास पावर है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसका डिसीजन उसका यूटिलाइजेशन है, उसको इस्तेमाल कैसे करूँगा। तो कहने का मेरा भाव यही है कि उसका यूटिलाइजेशन भी हमें सीखना होगा। उसका जिसको हम कहते हैं अर्जन, ज्ञान अर्जन है, धन अर्जन है, या आपकी और भी क्वालिटीज़ आप कर सकते हो। एक तो उसको कमाना, लेना, ग्रहण करना, उसका मैनेजमेंट करना और उसको यूटिलाइज करना। ये तीन चीज़ें बेसिक हैं जो मैंने अनुभव करी है कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूं, और मैं यही अपेक्षा करूंगा, और ये आप लोगों के लिए शुभकामना है कि आप बहुत ऊंचाइयों पे जाएं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें, अपने और समाज के भविष्य को ऐसा बनाएं कि वो एक आदर्श स्वरूप में देखा जा सके, और निरंतर आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चलें। साथियों, लर्न फ्रॉम लीडर से प्रोग्राम से मैं आपको क्या सिखा पाया वो तो पता नहीं, पर आदरणीय चिन्मय भैया के भाव भरे पत्र के द्वारा जो मैंने अभिव्यक्त करना सीख लिया, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं श्रीमान श्रवण गौतम जी का, किस प्रकार से आप सेवावृत्ति के साथ में शांतिकुंज के आईटी सेल में जुड़े हुए हैं। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी के मध्य अपने विचार को अभिव्यक्त किया और साझा किया।
मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूं कुमार शांतनु जी को। आप DTA3 MSCA ए रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। आप सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी यूके में हैं। आप PhD डॉक्टर रिसर्चर के रूप में वहां कार्यरत हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर यूके में PhD कर रहे हैं और आप उन सभी शोधार्थियों को प्रेरणा दे रहे हैं कि किस प्रकार वे अपने क्षेत्रों में भी जुड़ करके, अपने शोध क्षेत्रों में भी बढ़ करके, अपने अनुभवों के साथ में कैसे आगे बढ़ेंगे। आपकी ये अनुभव हम सभी के मध्य लाभप्रद ही होंगे कि किस प्रकार से युवा वर्ग को और छात्र वर्ग को शोध के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो तनाव नहीं लेना है, बल्कि आगे बढ़ने के क्रम में उनको उत्साह रखना है। इसी को बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कुमार शांतनु जी को। सभी को मेरा प्रणाम। सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं आदरणीय फूफा जी एवं बुआ जी को भी मेरा सादर नमन। I hope all of you are in good health and great spirit. First of all, I want to say many thanks to Adarniya Dr. Chinmay Pandya Bhaiya and the whole team of the Learn From Leaders for initiating this series. I'm glad to be part of this series. Thank you for inviting me and providing me with this opportunity to share my experiences with you all. Through this series, I believe that all of us can share our knowledge and experiences and could also learn from each other. Okay, so I am Kumar Shantanu Prasad. I am born and brought up at Shanti Kunj Haridwar. I did all of my schooling till 12th standard at Gayatri Vidyapeeth. So everyone who have studied at Gayatri Vidyapeeth or in Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, they must have heard about the term Siksha and Vidya. This is what we have learned there, Siksha and Vidya ka samanvay. This is true, because these ethics, these moral values, soft skills, which we have learned at Shanti Kunj from our parents, teachers, all the professors, teachers, elders, and these things are proven to be very efficient, very useful, very critical in my life so far. For instance, for a researcher, apart from doing some research, inventing some new things, some of the main attributes, which includes the good communication skills, good presentation skills. If you cannot explain the world what you have found, what is the meaning of your research? So you need to be having a good presentation skill, good communication skills, so you can explain your research to the society. But the extracurricular activities which I did at Gayatri Vidyapeeth from my childhood, they helped me a lot shaping these skills. I have always achieved the best things using the ethics, values I have learned in Shanti Kunj from my childhood, including the blessings of Param Pujya Gurudev and Paramandinya Mataji. I was the topper in my bachelor's. I have cleared number of competitive examinations, including JEE Mains, GATE, CAT, GRE, and many more. Then I pursued my master's in United Kingdom, and with God's grace, there also I was gold medalist among all the highly talented international students from all across the world in my department. The purpose of mentioning all these things, like why I'm sharing these things with you, is just to let you know that how lucky, how fortunate we all are, you are, to be a part of Shanti Kunj and Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. I personally believe that there are two main key factors in someone's success. First thing is the hard work, or if someone would like to call it smart work, if someone believes to work smartly, you can say it's smart work. And the second thing is a bit of luck. Since you all are getting a continuous
and a constant blessing of Guruji Mataji, Fufaji Buaji. So you need not worry about your luck. You are already secured with it. We just have to focus on doing hard work. When you will go outside for your further studies, or suppose maybe for your job, you might feel separated and demotivated sometimes. But don't let these things get heavy on you. Trust me, you are not bad, you are not weak. Actually, you are above everyone out there because of the moral values you have got from your childhood. And I am an example of it. Now, the people with whom I am working with, they are learning from me. They try to be like me. And just trust yourself and be confident of knowledge, the abilities, and the instincts you have, and feel proud of the things you have learned in Shanti Kunj and Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. Just try to connect yourself with spirituality, whatever way you find is better for you. It could be reading, doing prayers, reading good thoughts, yagya, dhyan, and many more things. Now, some of the good routines which I always try to follow, and I believe that it could also help you to lead your life in better ways. First thing is, never ever stop learning and always share your knowledge. You must have heard उत्कृष्ट बने एवं दूसरों को श्रेष्ठ बनाए. You know what? Those 18 points in the Yug Nirman Satsankalp, they given by Guruji, which is the motive of Shanti Kunj. And if you follow those simple 18 points, you will get successful in your life. There is no doubt, and that's the ultimate mantra to live your life. Second thing, always try to take guidance from your elders, your parents, and the intellects from your interest area, whichever you are studying, and make good friends and try to get their helps in your, if it doesn't matter if it's your studies or any other thing. It is always good to ask. If you don't know anything, just don't feel shy. If you don't know anything, just ask if someone knows about it. The third thing, for the students who are going to pass 12th standard or just going to finish their graduation, just take your time. Don't just follow the herd, crowd, what others are doing. If someone is taking science, then you should also take science. This is not the thing to do. And do whatever you believe is good for you. No one knows you better than yourself. For instance, I cleared the GATE examinations after completing my bachelor's, because every engineering student sit for it to check their knowledge and to see where they stand after the 4 years of engineering studies. So I cracked it, and then I was offered MTech in some good IITs and NITs. But since I was very clear in my mind that I have to go in the research field in the material science or energy sector, so I did not opt for IITs just because my friends were taking it, my friends were going for it, and just because society says that IITs and NITs, these are the best institutes in the world. I worked on my aim, applied for fellowships, and I got what I wanted. Just be clear about your priorities in the sense of mental and physical health of yours and your loved ones. You should make plans for your goals, but also be prepared. Use scenario planning by adapting the several futures which could be possible. You should think about those, like no one knew about COVID-19, this pandemic, and these things could affect on your aim. So intelligently adapt and improvise as per the situation and justify them. Look for the another possible ways to your aim, because
परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, जैसे आपके साधन सुविधा जो भी चीज़ें हैं वो कभी भी बदल सकती हैं. सो दे कुड चेंज एनी टाइम. ऐसे में गुरु जी पर विश्वास रखें. एंड व्हेन यू रीच टू योर गोल, considering the fact that you had to change the way you were originally trying to achieve your goal, then it enhances, it boosts your self-confidence, and the success which you achieve through this way, इस क्रम में जब सफलता मिलती है तो आपकी भौतिक उन्नति के साथ साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी जरूर होती है. And during the process, while achieving your goal, you might feel lack of motivation at several times. So actually I have been to this situation when I started sitting for the campus placement during the final year of my bachelor's, and for the first 2-3 initial companies I got rejected. Even I was among the top 3 students of my departments. So one of the interviewer, I remember, he literally told me that you deserve a better thing than securing this job. So at that time I was like, ये कौन सा reason हुआ reject करने का. I got some offers later on, but by that time I realized that maybe that interviewer was right. So by that time I decided to go for research. And it was not easy, but patience रखना पड़ता है. You need to keep patience, धैर्य रखना है और मेहनत करना है. बाकी सब गुरुदेव पे छोड़ देना है. गुरुदेव अपनी शक्ति उसमें जरूर लगाते हैं और ये मैंने फील किया है. That's why I could say this, I could share this thing with you. एक बार नहीं, बहुत बार मैंने ये चीज़ें फील की हैं. And currently I am working for one of the biggest project of the European Union in the energy sector as a researcher, and since my academic record was tremendous, impressive, so the employer, they are also willing to fund my PhD for the same project. So I told you, मैं बार बार कह रहा हूँ that we all are very lucky. And last but not the least, most important point from my side, in this world, the most difficult thing is to start anything, to initiate anything. किसी चीज़ को शुरू करना, किसी काम को, सबसे मुश्किल है. और ये आपने भी फील किया होगा. This is a practical thing. Because we fear of failures, taking risk. हम डर लगता है कि हम कभी असफल ना हो जाएं. But if we don't initiate anything, how could we reach our goal? We should not be afraid of our failures. We should learn from our failures. And once you start doing anything, you will find the number of ways to proceed with. But it's a very, very normal tendency of human being that we don't start anything, we don't initiate anything until and unless it's a do or die situation for us. So this is not good. Just start anything. If you want to do the thing, initiate the first step, and you will find number of ways to proceed with so that you can reach your goal. And once you will learn from your mistakes, and you would not do it again. So the most important tip which I can suggest you from my side is to start any task. This is a very key tip for you. And always believe in yourself, feel proud of where you are from and the moral values you have got. In the process of thought revolution, the modern world is changing and moving for good behaviors. They want to learn from you and your thoughts, which we already have. So why not utilize it and achieve your goals? And finally, I hope you will find this useful and you will be successful in your lives. Good luck to everyone. Thank you so much. Stay safe. And सभी को मेरा प्रणाम. मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कुमार शांतनु जी का. आपने बहुत ही सरल शब्दों में हम सभी को किस तरह से शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकता है और आपने अपने अनुभवों के माध्यम से
हम सभी के मध्य अपने विचार को प्रस्तुत किया। मैं अगले क्रम में आमंत्रित करता हूं श्रीमान मनदीप कुमार जी को। आप वर्कडे इंटीग्रेशन कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। आप बेंगलोर में इस वर्तमान में काम कर रहे हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आपके माध्यम से युवा वर्ग को वह प्रेरणा मिलेगी कि अपने जॉब के साथ साथ अपने जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपने जीवन मूल्यों को समझते हुए कैसे आप कार्य कर रहे हैं। इन सभी विषयों को आप हम सभी के मध्य रखेंगे। इस भाव के साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान मनदीप कुमार जी को। Pranam everyone, I am Mandeep Kumar and I am quite privileged to have been associated with Gayatri Parivar from the virtue of being born here. Both of my parents are serving as faculty members in Dev Sanskriti Vishwavidyalaya and I spent most of my life growing up on campus and I am quite happy to interact with all of you guys for the program Learn with Leaders that has been kindly arranged by Adarniya Chinmay Bhaiya, and I thank him for the opportunity that he has provided me to interact with all of you. I would just like to add that I do not consider myself as a leader as of now, but surely with divine inspiration and my own hard work, I can be called as a leader of tomorrow and I can serve the organization and the country Bharat that we live in. Currently in a professional capacity, I work in Deloitte Consulting as a Workday integrations consultant. Workday is a cloud-based platform. Essentially, cloud means somebody else's computer. So basically, all of your data and everything else is stored in a data warehouse somewhere across the globe, and you can just directly access whatever files or applications that you want on your computer through your browser or some other application. So Workday is one of those cloud-based ERPs that I work on, and my primary role is to work with large-scale and medium-scale organizations to move all of their business, all of their process, financials, payrolls, benefits, everything else to Workday, and then we automate everything in the form of integrations and send the data wherever required. So that is currently what my job is about, and I've spent more than 2 years doing this job. Previous to this, I was working in a cybersecurity startup, Critical, and I was working as a vulnerability analyst. So that was a different kind of job that I used to do, and working at that startup gave me many life lessons of my life, and I got that job working as an intern there in my 7th semester of college, and then they extended the job offer and then I accepted that, and I worked there for almost a year and then made the switch to Deloitte. So I graduated from UPTU in 2017 as a computer science engineer. Now we come to the topic in hand, that is Sangharsh, Seek, Prerna or Adarsh. So which translates directly to struggles, learnings, inspirations and ideals. So I'm hoping that whatever limited life experiences that I have had till now in my life can help you out in some way. So as I previously mentioned briefly in my small introduction, I grew up in Dev Sanskriti Vishwavidyalaya and Shanti Kunj. So there is a huge influence of Pujya Gurudev on my life. Guruji's books such as Sansan Ke Chachar, Hamari Wasiyat aur Virasat, and the editorial sections of Akhand Jyoti Patrika has given me a very broad understanding of life at such a young age, and I'm very thankful for that. So as I grew up and went away for studies, the teachings of Pujya Gurudev always stayed with me as a young student and now as a young professional. Whatever Gurudev has taught me in the form of his teachings, and whatever I say now are his own words, and I am just the medium that is transporting
the words from here to there, basically. So I would like to speak on the very important tenets of life that Puj Gurudev said for an Ujjwal Bhavishya, that is Samadari, Zimmedari, Imandari and Bahaduri. So which translates to Samadari as wisdom, Zimmedari as responsibility, Imandari as honesty or integrity, and Bahaduri as bravery, basically. So if you are brave enough in life. So all four in different combinations form a strong character for any individual, and that is the same for me. So whenever I faced any challenges in my life, be it academically, not getting the college that I wanted, or in my corporate career, whatever the challenge might have been, keeping these four tenets in mind has helped me tremendously in my life. So I would give an example of my career, basically. So starting my career in a very unknown startup was going against the tide of what was popular, basically. So every one of my peers and every one of my seniors was looking for a job in an MNC, and I am currently working in an MNC. But at that point of time, working for that small startup in Delhi, Kratikal gave me a huge amount of life experiences which I would not have gotten if I had directly been placed in a so-called multinational corporation, basically. So starting with the technical skills that I learned, and then the product demos that I did in front of different clients, different vendors, investors, the sales calls that I had to make. So the whole spectrum of how a small company works and how you scale up from a 2-member, 3-member team to a 50-member team, and then so on and so forth, basically. So the whole journey started for me when I took the plunge, went with my own gut instincts, and then showed bravery in my actions, and then straight away went with that startup and started my career there. Then I made the switch to Deloitte, where I currently am working right now, basically. And working for Deloitte and working for the role that I am working for is very different from from the work that I was doing in that startup. So here I have to directly report and directly talk with the upper management of the clients and the vendors, whatever the requirements be. And I do not have the privilege to cut corners or to say that this cannot be done in this particular point of time, basically. So here the stakes are obviously very high, and I have to keep in mind all of the learnings that I have till now, basically, from the works of Guruji, and have to apply them in my day-to-day daily life. So I have to have integrity in my work. I have to be responsible for my work. I have to show wisdom, samadari in my dealings with clients, with vendors, with my own peers and superiors in the company, basically. So I would like to talk more on this topic, basically. What samadari, zimmedari, imandari and bahaduri mean for me, basically. So since Guruji simply laid out a path, basically, for Ujjwal Bhavishya, and I hope I can continue on my path, and I hope you can continue on your path too. So let's start with samadari, so wisdom, basically. So whenever I hear the word wisdom, so I always go back to the story of Panchatantra, basically, where there were 4 scholars who got to learn about the art of reincarnation, the Vidya of reincarnation, basically. They could reincarnate everyone or anyone who was dead, any inanimate object or a dead object. So they came across a pile of bones
Three of them said, let's just use our Vidya. The fourth one said, no, I don't want to. This is not the right way. We should not do it. We don't know what this animal or being is. But the three said, no, you don't know anything. We will go ahead with it since we already know this Vidya. So as the story goes, the first one assembled the skeleton, the second one assembled the sinews and the muscles, the third one prayed to Lord Yama and brought back the creature to life. As to all of their surprises, that was a lion, a very hungry lion, and the lion ate the three scholars. The fourth one, who was actually Samazdar, who actually possessed Vivek and wisdom, was the one left alive because he had already run away from the scene basically. So we can have all the knowledge, all the bookish knowledge in the world, we can have all the Vidya and Shiksha of the world, but if we do not have Vivek and wisdom and Samazdari to apply all of that into our daily day-to-day scenarios, that all the point stands moot basically. If you do not have the Vivek to apply the knowledge, the knowledge is blank. Now comes the second point. As Puja Gurudev said, Samazdari, then Zimmedari. You can have Samazdari, but you need Zimmedari to apply the Samazdari. So the Zimmedari for the responsibility for a young professional like me and you is towards our career and towards our society basically. How can we build a fairer society? The Samazdari, the Zimmedari basically for a young student is to study well and work well so that they can have a good career or whatever else they want to achieve in life. They might want to become teachers. For that also they need to study well. So Zimmedari needs to get completed always. That needs to be there. The responsible element needs to be there, and without it, without the second pillar basically we cannot expect Ujjwal Bhavishya. Now I come to the third point, that is honesty and integrity. Honesty and integrity, they are quite interchangeable, but let's go with integrity. So if integrity is not a part of your character, then having Samazdari, Zimmedari and Bahaduri will be incomplete basically. So the element which makes Asur and Dev different is the point of integrity. What are you going to use your powers for? What are you going to use the Samazdari, the Vidya that you gained, the responsibility that you have, the courage that you have for basically? So both Asur and Dev are basically almost the same, but the difference that they have is in the integrity that they have. So the integrity is a huge part of somebody's corporate career also. Whatever you are presenting to your clients, whatever the deliverable that you have for your clients, for your superiors, is it done to utmost perfection? Have you recorded everything that the feature that you are developing, the app that you are developing, the website that you might be developing, or something else? Is everything done according to the scope, or is it lacking to some? Is it lacking to some degree basically? So that needs to be incorporated in one's own being basically. So, and the best thing is nobody else can teach you. So integrity comes from the inner being basically. So now I come to the fourth point, that is bravery. So bravery is one of the most important ones of the fourth one, but it's not, it's last, but it's not the least, as they say. So if you do not have Bahaduri as part of your character, Ujjwal Bhavishya is not for you basically. So if you need to stand up for what is right, if something is wrong in your own company or in your own organization, you need to stand up and say that this is wrong, and you need to call out the wrong basically. And Bahaduri directly translate to the second point also. So you need to be brave enough to take responsibility for the work that you are doing. So it takes a brave person to be responsible.
So if you're not brave enough, I don't think anybody can be responsible also. So as Pujya Gurudev was a great scholar with a humongous foresight, basically. So he had the foresight to incorporate all these 4 elements, which are obviously interdependable. So they are all dependent on each other. So Samajdari, Zimmedari, Imandari and Bahaduri. Now I would like to close the points that I made with some of the works of Gurudev that I really liked, and all of the works of Gurudev that I read had a very important point, which was inclusiveness. So even in Bal Nirman Ki Kahaniyan that all of us might have read in our childhood, inclusiveness was a huge part, and nowadays in corporate setups, this is something that is being talked about, and that is something that is being implemented at a very like the implementation of inclusiveness is a very important point in the corporate setups, basically. So since we belong to Sanatan Dharma, and Vasudhaiva Kutumbakam has been a part of our journey since we are Saprathama Sanskriti Vishwahara. So being the oldest civilization, we do believe that all of the world is our family. So I don't think that needs to be taught to all of us, but we need to be the people who can tell others about this quality of Sanatan Dharma. And if we incorporate everything everything that Pujya Gurudev has said, that makes our own personality that much stronger, basically. Guruji, in his wisdom, has incorporated different kinds of people in his work. So any of the stories that you pick up in Akhand Jyoti or Yug Nirman Sahitya, anywhere, stories of philosophers, poets, saints, warriors, martyrs, even leaders of different religious organizations, Guruji has kept inclusiveness in his Sahitya throughout. And Guruji was a strong proponent of inclusiveness even in the organizations that he built up, such as Shanti Kunj, Vishwavidyalaya, Brahmarcha Sansthan, etc. And that is one of the most amazing aspects of Guruji that I feel in my own personal interactions that I had with the books of Guruji. With these words, I would like to say my thanks again to Chinmay Bhaiya, Honorable Pro VC Sir of DSVV, and everyone of his team for this amazing opportunity that he gave me to interact with all of you over this video. And I hope that all of you are healthy. Jai Gurudev. Om Shanti. मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं मनदीप कुमार जी का कि आपने किस तरह से अपनी जॉब के क्षेत्र में काम करते हुए अपने जीवन में व्यावहारिक कसौटियों को जोड़े रखा। किस तरह से आप अपने व्यावहारिक जीवन शैली में सामान्य जीवन शैली रखते हैं और जॉब भी करते हैं, जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाते हैं। आपने अच्छी तरीके से हम सभी के मध्य साझा किया अपने विचारों को। अब मैं इसी क्रम में स्वागत करता हूं रागिनी वंशीधर जी का। आप साइकोलॉजिस्ट हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। आपने एमआईटी विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी और माइनर इन फिलॉसफी का अध्ययन किया है जयपुर से। मैं आपको इसलिए आमंत्रित करता हूं कि आप एक युवा वर्ग के लिए यह बताएं किस प्रकार से आप मनुष्यों की मनोदशा को समझते हैं और मनोवृत्ति को समझते हुए उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कैसे सुलझा पाते हैं। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूं कि आज वर्तमान में चल रहे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं में जो व्यक्ति किसी तरह से तनाव और अवसाद से घिरा होता है वो कैसे मुक्त हो पाएगा, इन सभी विषयों को साझा करेंगे। साथ ही आप अपने अनुभवों को हम सभी के मध्य रखेंगे और मैं अपने दर्शकों से भी बताना चाहूंगा कि आप इनको सुने और इन विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का भी प्रयास करें। मैं आमंत्रित करता हूं रागिनी वंशीधर जी को।
I am Ragini Vanshidhar and I am working as an online counselor. I have completed my Masters in Psychology from Banaras Hindu University and I have done my schooling from Gayatri Vidyapeeth. I consider myself privileged that I am born and raised in Shantigunj. I am glad that Dev Sanskriti Vishwavidyalaya have invited me to be a part of Learn from Leaders program, and I am here to share my experience with you all. I hope it will help you in your future. As a child, I was very troubled. I was not very good in academics too, and things were not great for me back then. But later, while growing up, some events worked as a source of motivation drive for me, and I decided to work on my studies. After some time, I achieved what I was working for. And you know what? This is the best part of personality. You can mold your personality according to the demand of situation. Your determination decides your fate, and it is never too late to start something new. And once you understand this, you are good to go. As I have mentioned earlier that I am from psychology background, and I wanted to tell you why I chose this field. I chose psychology because I have seen people suffering from not knowing who they really are, suffering from not being able to differentiate between real and unreal, suffering from not being able to understand their own emotions and not being able to express it. That's why I decided to devote my life to the field of psychology so I can help people to overcome their sufferings and most of all to give some relevance to my own existence. People are suffering because the world is full of competition. And the main thing is that our competition is not with others but it is with ourselves. It doesn't matter if someone is better than us or not. All that matters is if you are a better person than you were before. And if you are a better person and you are in a good place, you are up for a new challenge. And once you understand this, you will do wonders in your life. Now when I see people suffering and taking extreme steps out of their vulnerabilities, it fills me up with melancholy. And unfortunately, our generation is going through a lot. But then again, choosing to be strong and optimistic rather than digging deeper in the darkness takes a lot of courage. And we all need that courage in our life because what doesn't kill you makes you stronger. It reminds me of one Diwali when I decided not to go home because I was vulnerable. Fortunately, I got a chance to go to a NSS camp in Chandigarh. At first, it was quite awkward for me because I didn't know anyone there. But eventually, I started talking to a girl and I ended up with this whole new group of people who were now my friends. I told you this because I think if you are going through something and you are suffering alone with your own thoughts, it will get even worse. But if you will talk to someone, it will ease up your problem. It might give you a solution, and if not, at least you will feel a little lighter. Going to new places opens up doors to various possibilities. And if you know about big 5 factors of personality, your journey will be a lot easier. The first factor is openness to new experiences. Either you follow your old routine or you can be more imaginative and spontaneous. Second comes conscientiousness. It gives you the ability to differentiate between the right path and the wrong ways. Opening up to new experiences is good, but your conscientiousness lets you decide between what is good and what is not good. And once you decide it, and I hope it is the right one, you are up for experience new things guilt-free. Third comes extroversion versus introversion. Extroverts tend to be more outspoken and social, whereas introverts are reserved and thoughtful. Here you need to read between the lines. You can choose to be an ambivert and you can do both of the things like going out, talking to people, be social, and you can also be thoughtful at the same time with the right company. Fourth factor is agreeableness. Either you can be
supportive, and work with team spirit, or you can be all fumed up with your own trust issues and be rigid about everything. You all know what will take you farther. Last comes neuroticism versus emotional stability. This partially depends on you. It's up to you that you want to be confident and optimistic about everything, or you can be anxious and pessimistic. You might have heard about Maslow's hierarchy of needs. He have explained human motivation very well. The first stage of needs is physiological needs. It involves everything human race needs to survive. Second comes safety needs. It involves job security and home security. Thankfully, most of us are born with these two. Maybe we have to work on these later, but until then we can work on our social needs, which includes need of belongingness and need of esteem. Our family and friends satisfies our need of belongingness, and later on as an adolescent we work for our need of esteem. We do good deeds, we run for achievements, and we perform socially acceptable behavior. The last stage is self-actualization, and it is not well defined, but it is all about attaining spirituality and wisdom. We run back and forth to fulfill our lower needs all of our lifespan, and that's why we don't reach to self-actualization. A person who understands spirituality even for a little bit, and who knows that pleasure does not come with a substance or external world, but it comes from within, has maximum chance to reach the stage of self-actualization. You all are lucky that you are a part of an institute like Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, which focuses on fulfilling all of these needs simultaneously. Not only your safety needs are fulfilled with education and placement, but you get a fair chance to fulfill your social need, and most of all you get the chance to reach the self-actualization, because here you will find a fine blend of spirituality and science, and once you understand that spirituality nourishes your soul and makes you stronger from the inside, you will reach to self-actualization, and it will help you to discover who you really are. So remember, in the end, your goal is not to be a lawyer, a doctor, or a pilot, but it is to attain mental peace and agape, and spirituality is the all-time password for that. In the end, I would like to thank Dev Sanskriti Vishwavidyalaya again for giving me this platform to reach out to you all and share my conceptions about life. धन्यवाद रागिनी वंशीधर जी, आपने युवा वर्ग को और वर्तमान में पढ़ रहे विद्यार्थियों को किस तरह से तनाव से मुक्त होकर आगे कार्य करना चाहिए और प्रगति को पाना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सभी विद्वानों जनों को कि आप सभी ने अपनी विद्वता के माध्यम से हम सभी को एक अच्छी रूपरेखा के एक क्रम से मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं वर्तमान में चल रहे विभिन्न प्रकार की समस्याओं में हम सभी घिरे हुए हैं, ये हम सभी जानते हैं, परंतु परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था कि मैं विचार परिवर्तन करना चाहता हूं, और वह समय आ चुका है। और विचार परिवर्तन कब होगा? गुरुदेव ने अपनी पुस्तकों को कहा आप खुद पढ़ें और जन जन तक पहुंचाएं। अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना जैसे पुस्तकों को मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जाता है शांतिकुंज हरिद्वार से, और गुरुदेव ने कहा इन पत्रिकाओं को केवल आप अपने घर तक सीमित न रखें, आप खुद पढ़ें और जन जन तक पहुंचाएं। इसलिए आपको गुरुदेव के विचार क्रांति अभियान में जुड़कर भागीदारी देनी है। मित्रों, आप इस वीडियो को भी खुद तो सुने पर जन जन तक पहुंचाएं। जब आप इसे जन जन तक पहुंचाएंगे तो उनके विभिन्न समस्याओं का भी समाधान मिलेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होगी। किस तरह से जीवन में उन्नति किया जा सकता है, अपने भीतर उत्साह उमंग को बनाया जा सकता है, जिज्ञासाओं को बढ़ाया जा सकता है और अपनी हर प्रकार की शंकाओं का समाधान किया जा सकता है। इन सभी को लेकर के हम आगे के क्रम में भी अपने एपिसोड्स को आपके सामने लेकर आएंगे। मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। प्रणाम।